आया हुआ संदर्भ है, ठीक है ना, क्लियर। इसे जान लें। जैसे दिया क्या है कि अर्थ के संदर्भ में ये विविध आयाम दिया हुआ है। अर्थ के संदर्भ में देखें, जैसे दिया हुआ है कि नीति शास्त्र किसी व्यक्ति को पेशा या धर्म जैसे बाह्य स्रोतों से प्राप्त नियमों की क्या है, श्रृंखला है, ठीक है ना, क्लियर। जैसे क्या है कि नीति शास्त्र क्या है, नियमों की एक श्रृंखला है, नियमों की श्रृंखला है। दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स, क्या है, सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है ना, क्लियर। जैसे यहाँ क्या है, व्यक्ति को पेशा से या धर्म से या बाह्य स्रोतों से प्राप्त, हमारे धर्म में एक नियमों की श्रृंखला है, ठीक है ना, क्लियर। जैसे आप जैन धर्म में चले जाएं, ठीक है ना, उसमें क्या है, अहिंसा, ठीक है ना, क्लियर। हमारे किसी भी धर्म में आप चले गए, ठीक, उसमें क्या क्या एक नियमों की श्रृंखला है। अगर जो नियमों की श्रृंखला है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, मूल्य कह रहे हैं, मूल्य यानी वैल्यूज कह रहे हैं। उन वैल्यूज का अगर हम पालन कर रहे हैं तो हम क्या है, एथिक्स, इथिकल, ठीक है ना, क्लियर। और इसका पता हमें कैसे चल रहा है, वो नीति शास्त्र के द्वारा चल रहा है कि कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो हमारा धर्म या हमारा समाज एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है ना, वो क्या हो गया, नीति शास्त्र। नैतिकता क्या है, नैतिकता किसी व्यक्ति या का सही या गलत के प्रति अपना व्यक्तिगत सिद्धांत है, ठीक है ना, ये क्या है, व्यक्तिगत सिद्धांत है नैतिकता, ठीक है ना। आप जान रहे हैं कि सत्य का मार्ग क्या है, सही है, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, ये समाज का भी क्या है, एक सिद्धांत है, ठीक है ना, सिद्धांत है। लेकिन कोई भी कर्म, ठीक है ना, किसी के संदर्भ में नैतिक है और किसी के संदर्भ में नैतिक है, तो उसके द्वारा जो व्यक्तिगत सिद्धांत पालन किया जा रहा है वो उसकी नैतिकता है, वो क्या है, उसकी नैतिकता है, मोरालिटी, ठीक है ना, क्लियर। सत्य बोलना मोरालिटी है, ठीक। आगे आते हैं, संबंध। नीति शास्त्र अच्छाई एवं बुराई से संबंधित है, ठीक है ना, मतलब इसके दोनों पक्ष हैं, ठीक है ना, नीति शास्त्र के दोनों पक्ष हैं। कोई चीज हमने बताया था कि जब आप लोगों को डिटरमिनेशन पढ़ा रहे थे, जो डिटरमाइन करने के जो तत्व थे, एलिमेंट्स थे, कि हम किस संदर्भ से डिटरमाइन कर सकें कि दैट पर्टिकुलर इज इथिकल एंड दैट पर्टिकुलर इज नॉन इथिकल, ठीक है ना, क्लियर। ये डिटरमाइन करना, डिटर्मिनेशन करना, निर्धारण करना, ठीक है ना, उसके दोनों पहलू थे कि नहीं, ठीक। सत्य बोलना सही है, ये हमारी अच्छाई है, ठीक है ना, लेकिन किसी को बचाने के लिए बोला गया झूठ वो भी क्या है, इथिकल है। लेकिन अगर देखा जाए तो वो तो झूठ बोला गया है, बोला गया है कि नहीं, तो मतलब यहां अच्छाई और बुराई दोनों ही आ सकते हैं, किसमें, नीति शास्त्र, ठीक है ना। आगे आइए, यहां क्या है, जबकि नैतिकता का संबंध सही या गलत से है, ठीक है ना, क्लियर। नैतिकता वो मानी जाएगी, नैतिकता का मतलब क्या, कि मोरालिटी हमारी, कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, ठीक है ना। वहां क्या था, अच्छाई और बुराई, यहां क्या है, क्या सही है हमारा, क्या गलत है, ठीक, क्लियर। आगे आ जाते हैं, कहां से आते हैं, जैसे इनके तत्व कहां से आते हैं, निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन, ठीक है ना। नीति शास्त्र किसी विशेष स्थिति में, ठीक, नैतिकता यानी इथिकल के निर्धारण करने की प्रक्रिया है, जबकि नैतिकता समाज द्वारा तय किए गए सामान्य दिशा निर्देश है। भाई नैतिकता क्या है, समाज में जो चीजें मान ली गई वो हमारी, अगर वो हम पालन नहीं कर रहे हैं तो अनैतिक कहलाते हैं। समाज क्या मानता है, समाज मानता है कि आप अच्छे काम करो, ठीक। अगर आप, समाज ये मानता है कि ऐसा है कि आप अपने बड़ों को आदर दें, सम्मान दें, अगर आप नहीं देते हैं तो आप क्या हैं, अनैतिक, ठीक।
तो निर्धारण कौन कर रहा है? समाज कर रहा है, सामान्य दिशा निर्देश समाज द्वारा। लेकिन यहाँ क्या है? विशेष स्थिति में नैतिकता के निर्धारण की प्रक्रिया, ठीक है ना। विशेष स्थिति का मतलब क्या? जो अभी मैंने बताया, क्या बताया कि भाई हमें किसी की जान बचानी है, ठीक। अब उसके लिए हमने झूठ बोल दिया, तो वो क्या है? विशेष स्थिति है। और उस विशेष स्थिति में हमने सही किया या गलत किया, ये निर्धारण, ये नीति शास्त्र है। ये क्या है? ये नीति शास्त्र है, ठीक है ना। आगे आइए, मूल शब्द की बात कर ले भाई। ये जानिए नीति शास्त्र यानी इथिक्स कहां से आया है? यूनानी शब्द इथॉस से मिलके बना है, ठीक है ना। इथॉस से मिलके बना है। जबकि नैतिकता, मोरल्स की उत्पत्ति जो है यूनानी शब्द मास से हुई है, जिसका मतलब क्या है? परंपरा। और इथॉस का मतलब क्या है? चरित्र। इथॉस का मतलब चरित्र, ठीक है ना, क्लियर। और इसका मतलब क्या? परंपरा। परंपरा किसके लिए होती है? समाज के लिए। चरित्र किसके लिए? ठीक है ना। आगे पालन पे आते हैं। नैतिकता आपको एक अच्छी पत्नी, एक अच्छा पति, अच्छी माता, अच्छा पिता आदि बनाता है, ठीक है ना। ये नैतिकता के बारे में। ये किसके बारे में? नैतिकता के बारे में। यानी उल्टा कर दिया है यहाँ, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये गुण क्या है? नैतिकता आपको मैंने यहाँ दिखाया था कि कौन सा गुण है? व्यक्तिगत सिद्धांत है। इसी वजह से आपको क्या बनाएगा? अच्छा पति, अच्छी पत्नी, अच्छी माता, अच्छा पिता, ठीक है ना। अच्छा बेटा भी बनाता है, अच्छा बेटी भी बनाता है, ठीक है ना। चलिए, और कुछ छूटा है तो बता दें। हाँ, और कुछ छूटा हो तो बोल दें, ठीक। चलिए, तो ये क्या है? व्यक्तिगत है। ये क्या है? व्यक्तिगत है। आगे आइए। वही नीति शास्त्र आपको एक अच्छा राजनेता, प्रशासक, कंपनी का सीईओ आदि बनाता है, मतलब वो सबकी नजर में, ठीक है ना। आगे आइए। ये लोचकता, लोचकता का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है ना, फ्लेक्सिबिलिटी। नैतिकताएं समाज में, नैतिकताएं समाज से, समाज एवं संस्कृति से संस्कृति में भिन्न भिन्न हो सकती हैं। समाज में, समाज से समाज एवं संस्कृति से संस्कृति में भिन्न भिन्न हो सकती हैं, ठीक है ना, नैतिकताएं, ठीक। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत है। क्योंकि क्या है? व्यक्तिगत है। समाज से इनका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन है ये पर्सनली, व्यक्तिगत। संस्कृतियां भी समाज से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है ना। तो वहां क्या है? भिन्न भिन्न हो सकती हैं लगाया है, ठीक है ना, क्लियर। आगे आगे दिया हुआ है, इसके विपरीत नीति शास्त्र पर संस्कृति, धर्म, समाज का प्रभाव कम ही पड़ता है, ठीक है ना, क्लियर। आगे आते हैं। स्वीकार्यता। स्वीकार्यता नीति शास्त्र एक विशेष स्थान पर पेशेवर एवं विधिक दिशा निर्देशों द्वारा शासित होती है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, ये किसके बारे में हो गया? ये आपका नीति शास्त्र और इस दोनों में क्या हो गया? अंतर हो गया। अब जरा हम लोग थोड़ा और देख लें। और है ये, है ना, आ गया, हाँ, ये एक क्वेश्चन ये भी है, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। दिया हुआ है, हाल के दिनों में सिविल सेवकों में नैतिक क्षरण देखा गया है, ठीक है ना, क्लियर। हाल के ही दिनों में सिविल सेवकों में नैतिक क्षरण देखा गया है, ठीक है ना, क्लियर। अब इस क्षरण का कारण क्या है? ठीक है ना, क्षरण का क्या कारण क्या है? ठीक है ना, क्लियर। मतलब गिरावट देखी गई है उनके नैतिक आचरण में, ठीक है ना, क्लियर। मतलब टोटल यही है। कारण क्या है? सबसे पहले जवाबदेही। जवाबदेही को हम लोग कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। क्या कहते हैं? अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, ठीक है ना, क्लियर। और उत्तरदायित्व, लायबिलिटी। उत्तरदायित्व को हम लोग क्या कहते हैं? लायबिलिटी। ये ध्यान में रखिएगा कि जवाबदेही अलग नैतिक मूल्य है और अकाउंटेबिलिटी अलग नैतिक मूल्य है, जो कि सिविल सर्वेंट्स में पाया जाता है, ठीक
ठीक है ना। पीसीएस मेंस 2020 का प्रश्न पत्र देखिएगा, उसमें शायद आया हुआ है, 20 के बाद ही आया है या 20 में ही आया हुआ है, मेंस में एथिक्स में आया था कि सिविल सर्वेंट्स के नैतिक कार्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है ना। तो नैतिक कार्यों का उल्लेख कीजिए, तो यही तो नैतिक मूल्य हैं, उनके नैतिक कार्य हैं। ठीक है ना। कौन? एक अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या? जवाबदेही, मतलब किसी कार्य के प्रति जवाबदेह होना। ठीक है ना। लायबल होना, लायबिलिटी यानी क्या? उत्तरदायित्व। ठीक है ना। उत्तरदायित्व होना। अगर कुछ भी अच्छा होता है, देखिए कारण क्या है, अगर कुछ भी अच्छा होता है तो यह दावा करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, इसके पीछे वे ही लोग हैं। लेकिन अगर कुछ भी गलत होता है तो कोई भी उत्तरदायित्व लेने के लिए तैयार नहीं है। ये नैतिक क्षरण का कारण है। ठीक है ना। जैसे कोई भी काम हुआ, ठीक, अगर अच्छा काम हो रहा है तो हम कहेंगे वाह भाई, ले लेंगे भाई, हाँ 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 हमारी वजह से हुआ है, हमारी वजह से हुआ है। कोई भी सिविल सर्वेंट कह दिया हाँ ये योजना इस जिले में चल रही है, अच्छी चल रही है, चलो मेरे कारण है, तो आपने क्या ले लिया? क्रेडिट ले लिया। लेकिन अगर वही काम बुरा हो रहा है तो आप क्रेडिट लेने में क्यों पीछे जा रहे हो? आपकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, उत्तरदायित्व बनना चाहिए, लेकिन वो लेते नहीं है। तो वही चीज इसमें कहा है कि क्या, कि कोई भी उत्तरदायित्व तब लेने को तैयार नहीं है। आगे आइए। नैतिकता, मूल्यों, सत्यनिष्ठा और आध्यात्मिकता का त्याग। ठीक है ना। आजकल जितने भी सिविल सर्वेंट्स हो रहे हैं भ्रष्टाचार से लिप्त, उसमें क्या नैतिकता का पतन हो गया है, मूल्यों का नाश हो गया है, सत्यनिष्ठा गायब हो गई है और आध्यात्मिकता का क्षरण हो गया है। ठीक है ना। इन सब को त्याग दिया गया। ठीक है ना। जान लीजिए भौतिकवाद और सांसारिक सफलता की तुलना में इन चीजों का त्याग किया जाता है। ठीक है ना। ये भी एक नैतिक पतन का कारण है। फिर सामाजिक स्वीकृति, समग्र रूप से समाज में उन लोगों को स्वीकार करना शुरू कर दिया है जो भ्रष्ट है। जाहिर सी बात है, आज ये नहीं देख रहे हैं, आज क्या देख रहे हैं, जैसे आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, ठीक, उसको आज मोहल्ले में उसके नैतिक मूल्यों की वजह से नहीं जाना जा रहा है। पहले क्या जाना जाता था? नैतिक मूल्यों की वजह से सम्मान मिलता था। आज सम्मान का दायरा क्या है? आज सम्मान का दायरा आर्थिक हो गया है कि नहीं? जिसकी जितनी ऊंची दुकान, ठीक है ना, उसको उतना ज्यादा सम्मान, यही तो हो गया है। ठीक। लेकिन अगर किसी के नैतिक मूल्य ऊंचे हैं और वो आर्थिक रूप से विपन्न है, नैतिक मूल्य से संपन्न है, तो क्या उसकी पूछ है समाज में? नहीं है। तो वही चीज यहां कहा गया है कि सामाजिक स्वीकृति ही बदल गई है आज की। ठीक है ना। आजकल की सामाजिक स्वीकृति बदल चुकी है। आगे आते हैं। मेगा प्रशासन, धीमी कार्य प्रणाली और निर्णय लेने में देरी। मेगा प्रशासन, जाहिर सी बात है कि एक प्रशासन बहुत बड़े स्तर पर आजकल डील करना पड़ रहा है। ठीक है ना। कहीं ऐसा भी देखने को आता है कि एक विभाग के अलावा 2-3 विभागों को एक अधिकारी देख रहा है, तो प्रशासनिक जिम्मेदारी ज्यादा है। तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? मेगा एडमिनिस्ट्रेशन कह रहे हैं, मेगा प्रशासन कह रहे हैं। ठीक है, क्लियर। आगे आइए। धीमी कार्य प्रणाली हो गई है। ठीक है ना। कार्य प्रणाली क्या हो गई है? धीमी हो गई है। ठीक है ना। कि अगर आप कल को कोई सूचना मांग रहे हैं, किसी विभाग से मांग रहे हैं, तो पता चला वो त्वरित कार्यवाही नहीं, वो भले हम डिजिटल हो चुके हैं लेकिन वो त्वरित कार्यवाही नहीं हो रही है। अभी किसी भी चीज के लिए हमें बजट ही पास करवाना है तो बजट क्या त्वरित पारित हो जाता है, तुरंत आपके पास पहुंच जाता है? नहीं पहुंचता है, उसमें भी समय लगता है। तो ये क्या है? धीमी कार्य प्रणाली है। जब होना है चीजों को और उसके बगैर कुछ होगा नहीं, तो उन चीजों में देरी क्यों? ठीक है ना। तो सबसे बड़ा पतन का कारण ये भी हो गई क्या? धीमी कार्य प्रणाली और निर्णय लेने में देरी, मतलब निर्णयन क्षमता में भी वो क्या है? निपुण नहीं है। ठीक है ना। कहा है यहाँ क्या? प्रत्येक विभाग और संस्थानों का ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों तरह का विकास हो रहा है। इससे
पदानुक्रम में भ्रम पैदा हो गया है, जिससे निर्णय लेने में क्या हो रही है, देरी हो रही है। ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, सुभेद्य समाज, जनमत और राजनीति, व्यापार, नौकरशाही, गठजोड़। ठीक है ना, क्लियर। जनता गलत कामों का विरोध नहीं करती है। यह निर्णय निर्माताओं को भविष्य में इस तरह के अपराध नहीं करने के खिलाफ अधिक स्वतंत्रता देता है। जाहिर सी बात है, आजकल क्या हो गया है, देख लीजिए कि राजनीति, व्यापार और क्या, नौकरशाही, गठजोड़। ठीक है ना, देख लीजिए बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो कहीं ना कहीं आपने आजकल सुना होगा एक चर्चा में मुद्दा, चुनावी बॉन्ड, सुना है ना, ठीक, इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, किससे जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का हाथ है, पार्टियों का हाथ है। ठीक है ना, नौकरशाह भी उसमें क्या है, संलिप्त है कि नहीं है। तो इन तीनों के गठजोड़ से सत्ता का क्या हो रहा है, चयन हो रहा है। ठीक, और जो इस तरह से सत्ता में आएंगे तो क्या वो जो राजकाज है या समाज है वो सही तरीके से चलेगा, कार्य सही तरीके से चलेगा, नहीं चलेगा। तो वो नौकरशाही क्या हो गए, वो उनका नैतिक क्षरण हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। ठीक है ना, क्लियर। तो जाहिर सी बात है कि ये आपका यहाँ कारण भी दिया है। ठीक है ना, कि सिविल सेवकों के नैतिक क्षरण क्या क्या देखा गया है, यही सब, एक जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व यानी लायबिलिटी, नैतिकता, मूल्यों, सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, आध्यात्मिकता का त्याग, सामाजिक स्वीकृति, मेगा प्रशासन, धीमी कार्यप्रणाली। ये हेडिंग्स देख लीजिएगा और हेडिंग्स में जो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, सटीक उन्हें लिख सकते हैं। ठीक है ना, आगे आइए, नेक्स्ट दिया हुआ है, इसे ठीक करने के प्रयास। पहला क्या है, पारदर्शिता बढ़ाना यानी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना, इनहैंस द ट्रांसपेरेंसी। ठीक, प्रभावी कानून जिससे सिविल सेवकों को अपने आधिकारिक निर्णय लेने के निर्णयों के लिए कारण देने की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, क्लियर। ये पूछा जाएगा अधिकारी से, अगर ये अकाउंटेबिलिटी तय कर दी जाए, ठीक है ना, जवाबदेही तय कर दी जाए कि आपने ये निर्णय लिया, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, इसके पीछे क्या रीजन था। ठीक है ना, अगर ये जवाबदेही तय कर दी जाए, ठीक, तो जाहिर सी बात है कि सिस्टम में क्या आएगा, पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी। ठीक है ना, क्लियर। आगे, विसल ब्लोअर का संरक्षण कानून, अधिकारियों द्वारा गलत काम के उचित सार्वजनिक हित प्रकटीकरण करना। अनुसंधान और अध्ययन, अनुसंधान यानी रिसर्च, और अध्ययन क्या, आपका स्टडीज जो भी होगा। नीति शास्त्र, लेखा परीक्षा, ठीक है ना, नीति शास्त्र का लेखा परीक्षा हो। ठीक, जैसे सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं की अखंडता के लिए जोखिमों की पहचान करना, प्रभावी बाहरी और आंतरिक शिकायत एवं निवारण प्रक्रियाएं। ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद आचार संहिता का उल्लंघन रोकना, मतलब जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है उसके उल्लंघन को क्या करना, रोकना। ठीक है ना, टू प्रिवेंट द उल्लंघन, ठीक है ना, किसका, कोड ऑफ कंडक्ट का, जो भी उसको नहीं मान रहा है उसको क्या करना, रोकना। आगे आना, कंप्यूटरीकरण और डिजिटलीकरण यानी कंप्यूटराइजेशन और आपका क्या, डिजिटलाइजेशन जो है, ठीक है ना, उनके बीच की परतों को क्या करना, हटाना, जिससे लोगों को काम के लिए नौकरशाहों पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है ना, जैसे आजकल क्या हो रहा है कि कई विभाग सब कंप्यूटरीकृत होते जा रहे हैं, डिजिटलाइज होते जा रहे हैं। कारण है कि सारे डेटा आपको ऑनलाइन मिल जाए। पहले क्या था, पहले ये था कि भाई हमको मान लीजिए अपनी ज़मीन का कागज़ निकलवाना है, उसकी मैपिंग देखनी है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या करते थे, रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाते थे, उनसे दरखास्त देते थे कि साहब हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, और आप हमारे, अब वो क्या करते थे कि कई दिन लगाते थे। ठीक है ना, आज आपकी महीनों बाद आपके पास आ रहा है। अब क्या है, ऑनलाइन सब चीज़ मौजूद है। ठीक है ना,
सीरियल नंबर है, कुछ डाटा संख्याओं क्या होती है, तुरंत आपने डाला और तुरंत ही क्या हो जाती है, सारी चीज़ प्रदर्शित हो जाती है, सब चीज़ ऑनलाइन होती है, ठीक है ना, क्लियर। तो सारी चीज़ें जब प्रदर्शित हैं और उपलब्ध हैं, इसी वजह से क्या किया जा रहा है, पारदर्शिता के लिए क्या, आप कंप्यूटरीकृत माहौल और क्या, डिजिटलाइजेशन, ठीक है ना। आगे आते हैं, सीसीटीवी लगाना, इससे यह डर पैदा होता है कि उन पर रखी जा रही है नजर, ठीक है ना, उन पर नजर रखी जा रही है। जैसे सीसीटीवी कैमरा लगा है, भले संचालित हो या ना, मान लीजिए, ठीक है ना, लेकिन ऐसा बैठे रहने पर आप कहीं जाते होगे, मान लो, तो देखते होगे लिखा रहता होगा आप सीसीटीवी के नज़र में, कैमरे के नज़र में, ठीक है ना चाह के भी आप उधर नहीं देखते होगे, अरे यार कोई देख लेगा, कैमरे की ओर देख रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो ओवरऑल क्या, एक डर खुद ब खुद आ जाता है, ठीक है ना। तो मतलब अगर कोई काम, मान लीजिए अधिकारी हैं आपको एक कार्यालय मिला है और उस कार्यालय में आप बैठ करके केवल बकशक कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, ठीक, तो वो क्या है, आपका उच्च अधिकारी आप पर क्या करेगा, कार्रवाई कर सकता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वो क्या है, रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये भी किसके लिए है, ये भी ट्रांसपेरेंसी के लिए, ठीक है ना, रोकथाम के लिए है, प्रिवेंशन के लिए, ठीक। तो यही है कि इसे ठीक करने के ये प्रयास है, ठीक। आगे आ जाइए, नेक्स्ट, ये तो कल हम लोगों ने पढ़ लिया था पूरा, ठीक। इसमें कुछ चीजें पढ़ी थी, जैसे इसको जान लीजिएगा, ये एक ही है, ये दो आ गया, ठीक है। चलिए, जैसे इसमें कल मैंने आप लोगों को कुछ बताया था और आज कुछ बताएंगे, ठीक। क्वेश्चन ये है, क्या है, प्रशासनिक नीति शास्त्र क्या है, लोक प्रशासन में इसकी महत्ता को स्पष्ट करें। व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, क्लियर। प्रशासनिक नीति शास्त्र हमने बताया था, प्रशासनिक नीति शास्त्र भी किसका है, अप्लाइड एथिक्स का, अप्लाइड यानी व्यावहारिक, ठीक है ना, व्यावहारिक एथिक्स का ही शाखा है, ठीक। इसमें क्या है कि लोक प्रशासन के लिए आवश्यक नैतिक मानदंड शामिल किए गए, ठीक है ना। इसके अंतर्गत लोक प्रशासन से जुड़े व्यक्तियों के पेशेवर नैतिकता, पेशेवर यानी बिजनेस वाले, ठीक है ना, व्यवहार और आचरण से रिलेटेड, पेशेवर का मतलब यहाँ क्या हो गया, प्रोफेशन से रिलेटेड, ठीक है ना, कि जो प्रोफेशन जिस प्रोफेशन में है उसकी भी हर की इथिक्स होती है अप्लाइड में, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या, उसका व्यवहार, बिहेवियर, आचरण संबंधी विषय शामिल होते हैं, ठीक है ना, क्लियर। अब इसमें क्या क्या है ये जान लीजिए कि प्रशासनिक नीति शास्त्र लोक प्रशासन से संबंध मूल्यात्मक, मानकीय और व्यावहारिक सभी पक्षों का विश्लेषण करता है, ठीक है ना। मूल्यात्मक का मतलब हो गया मूल्य संबंधी, यानी नैतिक मूल्य से रिलेटेड, ठीक है ना। मानकीय आप लोगों ने पढ़ लिया है कि तीन होते हैं, एक आपका परिणामवादी, एक आपका नियम आधारित और एक आपका कौन, एक आपका वर्चू यानी सद्गुण, ठीक है ना। सद्गुण वाला किससे है, अरस्तु से रिलेटेड पढ़े थे, ठीक है ना, सुकरात से भी रिलेटेड है, प्लेटो में, ठीक है ना, क्लियर। तो ये सब है। उसके बाद सभी पक्षों का विश्लेषण करता है। अब आ जाइए कि लोक प्रशासन के लिए उपयोगी महत्वपूर्ण नीति शास्त्र कौन कौन से हैं ये जानिए। यह लोक प्रशासन की संकल्पना, संकल्पना यानी कंसेप्ट, ठीक है ना, उद्देश्य यानी एम और कार्य में सामंजस्य स्थापित करता है। भाई उनका क्या उद्देश्य है, एम क्या है, ठीक है ना, टारगेट क्या है, संकल्पना क्या है और प्लस हमारा कार्यशैली क्या है, इस सब में क्या करेगा, सामंजस्य बैठाएगा। दूसरा क्या है, लोक सेवकों के लिए उनके प्रशासकीय कार्यों हेतु नैतिक मार्गदर्शन का मूल स्रोत, ठीक है ना, क्लियर। मतलब प्रशासकीय कार्य, जो भी प्रशासन में वो कार्य कर रहे हैं उनके कौन से मार्गदर्शन, नैतिक, इथिकल, ठीक है ना।
व्यवहारिक पक्ष नैतिक मूल्यों से संयुक्त होता है। आगे आइए, प्रशासनिक नीति शास्त्र नैतिक एवं संवैधानिक लक्ष्यों, ठीक है ना, जैसे समानता, स्वतंत्रता और न्याय। भाई ये ऐसे मूल्य हैं जो संवैधानिक मूल्य भी है, ठीक है ना, क्लियर। अभी इसमें आपको एक क्वेश्चन आएगा भी, क्या संवैधानिक मूल्यों के बारे में बताइए। ये भी प्रश्न आया हुआ है और इसमें मैंने नोट डाउन किया हुआ है, अभी आपके सामने आएगा। फिलहाल में ये जान लीजिए कि प्रशासनिक नीति शास्त्र में कौन से मूल्य और जो संवैधानिक मूल्य हैं कौन से कॉमन है, उनको भी लेकर के यहाँ क्या किया है, बात किया है। कौन कौन सा? प्रशासनिक नीति शास्त्र और नैतिक एवं संवैधानिक लक्ष्यों जैसे समानता, ठीक है ना, इक्वालिटी की बात संविधान में भी है, ठीक है ना। स्वतंत्रता की बात कहा गया है और किसकी बात कहा गया है, न्यायालय की, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ है कि प्रशासनिक नीति शास्त्र लोक सेवकों को लोकहित से जोड़ता है, ठीक है ना। भाई आपको रखा गया है किसके लिए, पब्लिक सर्वेंट कहा गया है, तो पब्लिक की सेवा के लिए ना। आप कहो मैं पब्लिक सर्वेंट हूं ही नहीं, ठीक है ना, क्लियर। तो ऐसा तो है नहीं, लोकहित के लिए रखा गया है, लोक सेवकों को, ठीक। हित संघर्ष से बचने में सहायता करता है, जवाबदेह बनाता है तथा राजनीतिक रूप से तटस्थ बनाता है, ठीक। यह प्रशासनिक आचार संहिता और आचरण संहिता को आवश्यक आधार प्रदान करता है। इस प्रकार प्रशासनिक नीति शास्त्र लोक प्रशासकों को अपने प्रशासकीय कर्तव्यों के, ठीक है ना। तो मतलब ये प्रश्न आप उत्तर लिख देंगे। आगे है, नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा मूल्यों का विकास। कल मैंने जल्दी जल्दी में बता दिया था, आज इसे पढ़ लीजिए और इसे जान भी लीजिए कि कौन प्रश्न ये आता है, ठीक है ना। प्रश्न ये आता है कि कौन कौन से मूल्य हैं जो हमारे परिवार के द्वारा और शिक्षण संस्थाओं द्वारा और समाज के द्वारा विकसित होते हैं, ठीक है ना, या वहां से हम सीखते हैं, ठीक है ना, क्लियर। प्रेम जो है परिवार से आप सीखते हैं, ठीक है ना। परिवार में माता है, माता से सबसे पहले आप प्रेम सीखते हैं, ठीक है ना, कि माता सिखा देती है सबसे पहले कि जाओ उसको मार करके आओ, ऐसा तो है नहीं, ठीक है ना। तो प्रेम सबसे पहले कहाँ से सीखते हैं, परिवार से, ठीक। सहानुभूति, ठीक है ना, सहानुभूति, आत्मविश्वास, समानुभूति, समानुभूति का मतलब होता है इम्पैथी, ठीक है ना। क्या कहते हैं, इम्पैथी। हमने आपको सहानुभूति और समानुभूति दोनों एक लाइन में बताया था, ठीक है ना, क्लियर। कि अगर वो चीज अपने साथ घटित हो तो समानुभूति, ठीक है ना, और दूसरे को लगी हो तो भाई सहानुभूति है, ठीक है ना। तो सहानुभूति यानी सिंपैथी और समानुभूति यानी इम्पैथी, दोनों ही जो है किससे हम लोग सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं। कृतज्ञता और सम्मान करना, ठीक है ना। आगे आइए, शिक्षण संस्थाओं से जो सीखते हैं वो ये है, ठीक है ना, क्या, अनुशासन, सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, देशभक्ति। भाई शिक्षण संस्थाओं में सबसे पहले डिसिप्लिन ही सिखाया जाता है कि 7:30 बजे स्कूल खुल जाएगा, लेट हुए तो गेट बंद हो जाएगा, यही तो सिखाया जाता है। जो नहीं होता है वो बाहर। तो ये क्या है, ये है डिसिप्लिन, ये है डिसिप्लिन, ठीक है ना। एक बार आपको यूपी पीसीएस में सीसैट में जैसे कम्युनिकेशन का भी पेपर होता है, तो कम्युनिकेशन में एक बार पूछा हुआ है प्रश्न, उसमें ये पूछा कि ये बताइए कि जो हम 9:30 बजे ऑफिस पहुंच रहे हैं, ठीक है ना, हर रोज पहुंच रहे हैं, तो ये हमारे किस गुण को दर्शाता है। तो दैट पर्टिकुलर इज क्या, अनुशासन, डिसिप्लिन को दर्शाता है, ठीक है ना। ये किसको दर्शाता है, डिसिप्लिन को। मतलब आप नियमित हो जा रहे हैं किसी चीज के लिए, दैट इज डिसिप्लिन। ये क्या आपका हो गया, डिसिप्लिन हो गया। और ये कोई और नहीं सिखाएगा, कौन, स्कूल। ऐसा नहीं है कि हम परिवार से नहीं सीखते हैं, निश्चित रूप से सीखते हैं, लेकिन
डिसिप्लिन के मामले में कौन है? शिक्षण संस्थान, ठीक है ना। अगला है सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, ठीक है ना। दूसरा क्या है? देशभक्ति। आए दिन स्कूलों में क्या हो रहा है कि भाई किसी की पुण्यतिथि, किसी की जन्म तिथि मनाई जा रही है, ठीक है ना, क्लियर। देशभक्त, देखिए ये कॉलेज है, कॉलेज में क्या लगा हुआ है, ठीक है ना, देशभक्तों की फोटोज लगी हुई है। तो हम क्या इससे सीखेंगे? इससे देशभक्ति सीखेंगे, जाहिर सी बात है कि इनके कार्यों को देखते हुए, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? अगला ये खेल भावना, ठीक है ना। खेल भावना सीखते हैं, जाहिर सी बात है कि स्कूल स्तर पर, जिला स्तर पर और राष्ट्र स्तर पर खेल होते रहते हैं, ठीक है ना। जिनका संचालन कौन करता है? स्कूल स्वयं करता है, कॉलेज स्वयं करता है, शिक्षण संस्थान स्वयं करते हैं, ठीक है ना। तो वहां से क्या उत्पन्न होती है? खेल भावना, ठीक है ना। उसके बाद है नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप, मॉनिटरिंग करना, ठीक है ना। आज आपको इस स्कूल का मॉनिटर बना दिया गया, इस कैंप का मॉनिटर बना दिया गया, इस हाउस का मॉनिटर बना दिया गया। कहा जाता है कि नहीं हम ग्रीन हाउस के हैं, व्हाइट हाउस के हैं, हम यहाँ के हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है? दैट पर्टिकुलर इज मॉनिटरिंग। और ये जो मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं ये क्या है? लीडरशिप है, ठीक। और लीडर क्या करता है? नेतृत्व करता है। नेता क्या करता है? नेतृत्व करता है। तो वही हम लोग वहां से सीखते हैं। अब आ जाइए समाज से हम क्या सीखते हैं, समाज के क्या नैतिक मूल्य हैं जो हम ग्रहण करते हैं अपने अंदर, ठीक। पहला है सामूहिकता, ठीक है ना, क्लियर। आप जानते हैं कि सबसे पहले क्या बनता है? परिवार बनता है। परिवार से कई परिवार मिले तो हमारा एक समाज बनता है, ठीक है ना, क्लियर। यही चीजें अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूप से परिभाषित हैं, ठीक है ना, क्लियर। जैसे आप देखते हैं समूह, ठीक है ना। जैसे अगर बायोलॉजी में चले जाइए तो आप लोग पढ़ते हैं क्या? किंगडम। किंगडम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? किंगडम है, ठीक, किंगडम। किंगडम के बाद क्या आता है? फाइलम आ जाता है, संघ, ठीक है ना। संघ के नीचे आइए तो आपका क्या आ जाता है? क्लास आता है, यानी वर्ग। वर्ग के नीचे आइए तो क्या आता है? ऑर्डर। ऑर्डर यानी क्रम, ठीक है ना। और उसके बाद फैमिली, फैमिली यानी परिवार। और उसके नीचे वंश, जीनस। और उसके नीचे स्पीसीज यानी जाति, ठीक है ना, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग याद करते हैं। तो मतलब हर जगह क्या है? एक हायरार्की बनी हुई है। तो कई परिवारों के समूह क्या बना रहे हैं? समाज, ठीक, निर्मित हो रहा है। तो उनसे क्या हो रहा है? सामूहिकता का भाव आ रहा है। तो ये नैतिक मूल्य, सामूहिकता का नैतिक मूल्य जो हम लोग सीख रहे हैं वो कहाँ से सीख रहे हैं? समाज से सीख रहे हैं। आगे आइए, सहयोग की भावना का नैतिक मूल्य, ये कहाँ से सीखते हैं? ये भी समाज से, समूहों में ही सहयोग होता है, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, सह अस्तित्व, ठीक है ना। अपना एक सह अस्तित्व होता है, ठीक है ना। समाज में सहिष्णुता होती है, ठीक है ना। और क्या होता है? नेतृत्व क्षमता, ठीक है ना। उसी समाज को कई लोग नेतृत्व भी करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? नेतृत्व क्षमता हमारा यहाँ और यहाँ दोनों से आता है, ठीक है ना। तो आप इन चीजों को भी देख लेंगे। आगे आते हैं, ये तो हो चुका है ना। अब आइए, अब दिया हुआ है गांधी जी और किसके बीच में? कार्ल मार्क्स के बीच में, ठीक है ना। जैसे दिया है, क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझिएगा कि गांधी जी और कार्ल मार्क्स के, ठीक है ना, विचार में विवाद है, ठीक है ना। उनको अपने, ठीक है ना, आपको अपने शब्दों में क्या करना है? जस्टिफाई करना है, ठीक। यहाँ दिया है व्यक्तिगत जीवन में नैतिकता को प्रायः दार्शनिक ने साध्य व साधन के रूप में देखा है। साध्य हमने बताया था आपको क्या? कि एंड, यानी जो परिणाम को देख रहे हैं। साधन क्या? जो परिणाम तक पहुंचा रहे हैं, नियम, ठीक है ना, मतलब बीच का ये हो, ठीक है ना, क्लियर।
तो साधन और साध्य यानी एंड और मीन, ठीक है ना। साधन क्या हो गया, मीन हो गया, ठीक है ना, और साध्य क्या हो गया, एंड हो गया। मतलब जो परिणाम देख रहे हैं वो साध्य है, ठीक है ना। तो इन दोनों के तर्ज पर क्या किया गया है, इनके सिद्धांतों को देखा गया है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इस संदर्भ में गांधी व मार्क्स का विवाद क्या है, विचारणीय है, देख लेते हैं। दिया है, गांधी जी साधन व साध्य के मध्य अवियोज्य संबंध बनाते हैं, ठीक है ना। जिस प्रकार बीज व वृक्ष के में संबंध होता है, वृक्ष बीज का ही अभिव्यक्ति है तथा बीज की अभिव्यक्ति ही वृक्ष है, ठीक है ना। अभिव्यक्ति का मतलब क्या, एक्सप्रेशन, मतलब उसी से कनेक्टेड है। चाहे आप बीज कहिए, वृक्ष से कनेक्टेड है, और चाहे वृक्ष कहिए किससे, बीज से कनेक्टेड है, मानते हैं, ठीक। आगे दिया हुआ है, इसीलिए गांधी जी ने साधन की पूर्णता को साध्य कहा है कि अगर साधन की पूर्णता हो तो हम साध्य तक ऑटोमेटिकली क्या है, पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। हमारी पहुंच सुनिश्चित हो जाती है किस तक, साध्य। अब आगे आइए, गांधी जी के अनुसार हिंसा से शांति नहीं है, ठीक है ना, बल्कि प्रतिहिंसा जन्म लेती है। प्रतिहिंसा का मतलब विपरीत हिंसा, जैसे कि हिंसा से आप शांति करवा लेंगे, नहीं होगा, ठीक है ना, बल्कि प्रतिहिंसा हो जाएगी। एक थप्पड़ किसी को दीजिए तो उल्टा वो क्या करेगा, प्रतिहिंसा करेगा, ठीक है ना। न्यूटन थर्ड लॉ लगा देगा, ठीक है ना। एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना। न्यूटन थर्ड लॉ लग जाएगा, प्रतिहिंसा हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहां क्या है कि शांति की स्थापना अहिंसा से संभव है, इसलिए गांधी जी ने अहिंसा को साधन व सत्य को साध्य के रूप में स्वीकार किया। कहा भी जाता है गांधी जी के दो सिद्धांत कौन कौन से हैं, सत्य और अहिंसा, ठीक। मार्क्स के अनुसार आइए, मार्क्स के अनुसार साध्य साधन के औचित्य को सिद्ध करता है, यानी शुभ साध्य हेतु कोई भी साधन अपनाया जा सकता है। मतलब शुद्ध, अगर शुभ एंड ले आना हो, ठीक है ना, एंड ले आना हो तो हम कोई भी साधन क्या कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। ये कौन कहता था, ये कार्ल मार्क्स कहता है, ठीक है ना। मार्क्स का साध्य वर्ग विहीन, राज्य विहीन, साम्यवादी समाज की स्थापना है, ठीक है ना, क्लियर। साम्यवादी यानी साम्यता, ठीक है ना, जिसमें हो, जिसके लिए वह हिंसा के प्रयोग को अनुचित नहीं मानते, ठीक है ना। मतलब मार्क्स जो है, ठीक है ना, वो मतलब क्या कर रहे हैं, साधन कुछ भी आप करो, लेकिन हम साध्य क्या हमारा होना चाहिए, शुभ होना चाहिए, उचित होना चाहिए। मतलब ये क्या, ये परिणामवादी हो गए, ये क्या हो गए, परिणामवादी हो गए, ठीक है ना। और वहां वो क्या हो गए, वो निरपेक्ष परिणामवादी हो गए कि नहीं हो, ठीक। आगे आइए, वास्तव में क्या कहा है फिर उसके बाद, इसके लिए वह हिंसा का प्रयोग अनुचित नहीं मानते, इसलिए मार्क्स क्रांतिकारी समाजवाद के पक्षधर हैं, और ये क्रांतिकारी समाजवाद के, वो अहिंसा और सत्य के, ठीक। आगे आइए, वास्तव में मार्क्स व गांधी दोनों समाजवादी, आदर्शवादी और क्रांतिकारी हैं, लेकिन दोनों दार्शनिकों में मूल मान्यताएं स्पष्टता क्या है, भिन्न भिन्न है। क्या क्या भिन्न है, ये जानिए। गांधी जो है मनुष्य को नैतिक प्राणी मानते हैं, ठीक है ना, ऐसा नैतिक प्राणी जो सामाजिक मूल्यों का पालन करता है, ठीक है ना, जो सामाजिक मूल्यों का पालन करता है, ठीक है ना। मतलब उसके लिए, इनके लिए क्या है, साधन उचित होने चाहिए, साध्य से हमें मतलब नहीं है, परिणाम से हमें मतलब नहीं है, रास्ता लेकिन जो भी आप अपनाएं उचित हो, ठीक है ना, क्लियर। मतलब आप सत्य की राह पे चलें, अहिंसा अपनाएं, भले मार खा जाएं, लेकिन अहिंसा अपनाइए, ठीक है ना, क्लियर। तो ओवरऑल क्या है यहाँ, साध्य मानना है, वो साध्य यानी रिजल्ट ना मान करके क्या, हमें रास्ते सही रखने हैं, क्या करने हैं, रास्ते सही रखने हैं, वो चीज है यहाँ, ठीक। नैतिक प्राणी है, जबकि मार्क्स
जैविक प्राणी मानते हैं। जैविक प्राणी जो मानेगा वो एंड को देखेगा, ठीक है ना। वो किसको देख रहा है? एंड को देख रहा है। आगे आइए, गांधी जी का दर्शन अध्यात्मवादी है, जबकि मार्क्स का दर्शन क्या है? भौतिकवादी है, ठीक है ना। क्लियर? अध्यात्म का मतलब क्या? आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ, और भौतिकवादी यानी सुख समृद्धि सब होना चाहिए, भौतिकवादी गुण, ठीक है ना। क्लियर? आगे आइए, गांधी जी का समाजवाद सर्वोदय पर है, ठीक है ना, सर्वोदय पर है, और मार्क्स का समाजवाद किस पे है? साम्यवाद, बैलेंस करते हुए, ठीक है ना, उचित अनुचित, ठीक। आगे आइए, उसके बाद दिया हुआ है, यहां कुछ अलगाव दे दिया है कि यहां आप डिफर कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां दिया हुआ है क्या कि गांधी जी की क्रांति हृदय परिवर्तन और मार्क्स की क्रांति व्यवस्था परिवर्तन पर आधारित है। भाई जाहिर सी बात है कि जो नैतिक मूल्य से जुड़ा रहेगा वो हृदय परिवर्तन करेगा, करेगा, ठीक। आप देखो गांधी जी का, देखो क्या था गांधी जी में, ये था कि भाई ऐसा है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, उस केवल आंदोलन को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा सारे क्या थे? अहिंसात्मक थे। गांधी जी तो उसमें भी अहिंसा ही अपनाए थे, लेकिन वो हिंसात्मक हो चुका था, हो गया था आंदोलन। लेकिन वहां एक प्रश्न भी आता है, क्या कौन सा आंदोलन ऐसा है जो नेतृत्वहीन है? तो नेतृत्वहीन को आप क्या बोलते हो? भारत छोड़ो आंदोलन उड़ता क्या था? नेतृत्वहीन था। क्यों? क्योंकि जो नेता थे बड़े बड़े, उनको पहले ही दिन क्या कर दिया गया था? तत्काल प्रभाव से जेल में डाल दिया गया था, ऑपरेशन जीरो आवर, सुने हो, ठीक है ना, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत ये कर दिया गया था। आगे आइए, अब इनका जो भी रीजन था, ठीक, इनका क्या था? हमेशा नैतिकता वाली ही बातें, मतलब ये अहिंसा नहीं छोड़ सकते थे। इनका क्या था? क्रांति व्यवस्था परिवर्तन पर आधारित थी, व्यवस्था परिवर्तन पर। इनका मतलब यह था कि भाई किसी भी तरीके से व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, चाहे वो अहिंसा का रूप लेकर के करिए, चाहे हिंसा का, साधन कुछ भी हो, लेकिन हमको एंड बेटर चाहिए, ठीक है ना, हमको एंड बेटर चाहिए, साध्य हमको मिलना चाहिए। आगे आइए, गांधी जी की क्रांति के केंद्र में व्यक्ति है, ठीक है ना, जबकि मार्क्स की क्रांति के केंद्र में कौन है? समाज, तभी तो समाजवाद है, ठीक है ना। क्लियर? तो इनके केंद्र में कौन है? इनको किसी एक व्यक्ति पर प्रभाव नहीं हो, समाज सुधरना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर? आगे आइए, गांधी जी का अराजकतावाद न्यूनतम राज्य है, ठीक है ना। मार्क्स की अराजकतावाद क्या है? राज्य विहीन समाज, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर दिया हुआ है, जबकि मार्क्स बड़े उद्योगों, व्यापक उत्पादन व साम्यवाद के पक्षधर है, और गांधी जी क्या है? लघु उद्योग, आप लोग सुने ही होंगे, कुटीर उद्योग, ठीक है ना, और पंचायती राज, ट्रस्टीशिप सिद्धांत, ठीक है ना, ये सब गांधी जी के हैं। फिर उसके बाद ये अंतर लिखते हुए आप क्या कर देंगे? समझा देंगे, वही चीज है जो मैंने बताया है, ठीक है ना। सब नैतिक प्राणी, जैविक प्राणी, हृदय परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन, व्यक्ति, समाज, लघु, वृहद, इधर आप दिखा देंगे, ठीक है ना। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। क्लियर? कहा है क्या? एक क्वेश्चन है समलैंगिकता पे, ठीक है ना। प्रश्न आया है कि बीते वर्ष उच्चतम न्यायालय द्वारा समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर निकालने का निर्णय दिया गया, ठीक है ना। क्लियर? क्या न्यायालय का यह निर्णय नीति शास्त्र बनाम समलैंगिकता की बहस को समाप्त कर पाने में सफल होगा? विवेचना कीजिए, ठीक है ना। क्लियर? आगे आइए, यहाँ क्या है कि सबसे पहले हम लोग को समलैंगिकता के बारे में क्या करना है? परिचय देना पहले, फिर उसके बाद भारतीय समाज में प्राचीन समय में इसके प्रचलन को बताना है कि पहले क्या था, समलैंगिकता का इतिहास, साथ ही में आईपीसी की धारा, आईपीसी की कौन सी धारा? 377, ठीक है ना, उसके बारे में बताना है। न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों की चर्चा करते हुए समाज के वर्तमान रूप पे प्रकाश डालना है, ठीक है ना। क्लियर? यानी समान लिंग के प्रति आकर्षण रखने वाले महिला या पुरुष को क्या कहा जाता है? समलैंगिक कहा जाता है,
ठीक है ना, क्लियर। यद्यपि इस समलैंगिकता के साक्ष्य मानव इतिहास में लंबे समय से रहे हैं, परंतु समलैंगिकता को सामाजिक दृष्टि से क्या समझा जाता है? हेय समझा जाता है, ठीक है ना, क्लियर। इसके विरोध के पीछे प्राकृतिक नियमों, ठीक है ना, और अनैतिक नैतिक मान्यताओं आचार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है ना। कुछ लोग नैतिक मानेंगे, कुछ लोग अनैतिक मानेंगे, अपने अपने सबके व्यूज हैं, ठीक है ना। आगे आते हैं, भारत में लंबे समय से समलैंगिकता को वैधता प्रदान करने के लिए कुछ मानवाधिकार समूहों, ठीक है ना, और समलैंगिक समूहों द्वारा मांग की जाती रही है। फलतः भारत में विभिन्न न्यायालयों ने समलैंगिकता को लेकर निर्णय लिए। भारतीय दंड संहिता आईपीसी, ठीक है ना, की धारा 377 के अनुसार समलैंगिक क्रियाकलापों के लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है, ठीक है ना, जिसको आधार बनाकर ही 2004 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने नाज फाउंडेशन द्वारा, ये एक एनजीओ है नाज फाउंडेशन, ठीक है ना, द्वारा समलैंगिकता को वैध बनाने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया था, ठीक है ना, क्लियर। परंतु वर्ष 2009 में उच्च न्यायालय ने सहमति के आधार पर वयस्कों में समलैंगिक संबंधों को वैध करार दिया, ठीक है ना, क्लियर। आगे का पक्ष इसका देखते हैं कि क्या है, ठीक। आगे ये दिया हुआ है कि गौरतलब है कि वर्ष 2013 में, ठीक है ना, क्लियर। दो मुद्दे तो आपको दिखे। तीसरा मुद्दा ये दिया है कि वर्ष 2013 में उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को क्या कर दिया? पलट दिया और धारा 377 पर फैसला करने का सवाल संसद पर छोड़ दिया, ठीक है ना। ये किस पर छोड़ दिया? संसद पर छोड़ दिया। आगे आइए, 1 दिसंबर 2018 को, ठीक है ना, मामला कितने 2013 से फिर कब 2018 को आया, ठीक। 1 दिसंबर 18 को उच्चतम न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटाने का निर्णय ले लिया कि समलैंगिकता जो है गैर कानूनी नहीं है, ठीक है ना, आपराधिक नहीं है, ठीक। इस प्रकार समलैंगिकता को वैधानिक स्वीकृति मिल गई, परंतु समलैंगिकता को लेकर समाज में बहस अब भी जारी है। समलैंगिकता को वैध बनाने के विचार से असहमति रखने वाले लोग यह तर्क देते हैं कि समाज के नैतिक मूल्यों के विरुद्ध है, ठीक। भाई जाहिर सी बात है कि हमारे नैतिक मूल्यों के विरुद्ध है, ठीक। जबकि पक्ष में जो लोग दे रहे हैं, पक्ष में तर्क देने वालों का मानना है कि नीति शास्त्र नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने का आधार नहीं बन सकती, ठीक है ना, क्लियर। ये वाली चीज है। यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो समलैंगिकता आज भी सामाजिक विमर्श का मुद्दा बना हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ आपको देखिए दोनों के व्यूज बताने हैं, ठीक है ना, कि भाई जो लोग विरोध में हैं वो क्या तर्क दे रहे हैं। वो तर्क ये दे रहे हैं कि ये समाज के नैतिक मूल्य के विरुद्ध है, ठीक है ना। और जो लोग पक्ष में हैं वो लोग मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं। वो लोग कैसी बातें कर रहे हैं? मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं कि मौलिक अधिकार सबको है, कुछ भी करने के लिए वो क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है ना, क्लियर। ये चीज है। तो यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो समलैंगिकता आज भी सामाजिक विमर्श का मुद्दा बना हुआ है और भारतीय समाज में इसे लेकर एक विकृति यह बनी हुई है कि इससे सामाजिक ताने बाने पर नकारात्मक यानी निगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही यह नैसर्गिक को हम लोग कहते हैं नेचुरल, ठीक है ना, नेचुरल जस्टिस। अच्छा बताइए नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत, ठीक है ना, किस आर्टिकल में है? नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, हम लोग किस आर्टिकल में पढ़ते हैं? यही नैसर्गिक नियम है 14 में। गुड, ठीक है ना। किसमें पढ़ते हैं? 14 में। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। 14 को
आया हुआ भी प्रश्न है ये ध्यान में रखिएगा। इसी वजह से कहा जाता है कि जितना प्रश्न लगाएंगे उतना ही दिमाग खुलेगा। ठीक है ना, हम लोग थ्योरी पढ़ लिए, गाथा पढ़ लिए, ठीक है ना, और पढ़ने के बाद क्या हुआ, भूल गए। आपने क्वेश्चन लगाया तो कम से कम क्वेश्चन से ये पता चलता है कि कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं और हमको अपनी तैयारी को किस दिशा में ले जाना है। ठीक है ना, जब तक यही नहीं पता रहेगा कहाँ से कर पाएंगे। ठीक है ना, हर सब्जेक्ट का उचित ज्ञान, ठीक है ना, ये नहीं कि किसी में एक्सपर्ट हुए जा रहे हैं और कोई सब्जेक्ट क्या हो रहा है, छूट रहा है। सबका समान ज्ञान होना चाहिए, किसी में डॉक्टरेट किए ना बैठिए, ठीक है ना, लेकिन सब में अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ये ध्यान में रखिए। ठीक है ना, ये चीज है। चलिए, तो नैसर्गिक नियमों के विरुद्ध भी ये क्या है, लगता है। चलिए, ये हो गया एक प्रश्न। ठीक, अब आइए, अभी हम कह रहे थे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ये है संवैधानिक मूल्य क्या है। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन ये है, संविधान में निहित नैतिक मूल्य यानी इथिकल वैल्यूज की चर्चा कीजिए। ठीक है ना, क्वेश्चन ये। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था कि संविधान में नैतिक मूल्य क्या है, उनके बारे में, जैसे प्रशासनिक सेवा। ठीक, तो हर, देखिए मिलता जुलता सब है लेकिन थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ। तो उन पॉइंट्स को जब आप लिखे रहेंगे हर तरीके से, जैसे अभी मैं इस चैप्टर के बाद आप लोगों को पढ़ाऊंगा एटीट्यूड, ठीक है ना, अभिवृत्ति, कहीं कहीं ये मनोवृत्ति लिखी रहेगी। अब आप कहेंगे मनोवृत्ति क्या सर? ठीक भाई, यहाँ क्या है, यहाँ 3 पक्ष दिए रहेंगे, एक मनोवैज्ञानिक पक्ष दिए है, विषय मनोवैज्ञानिक ही, तो इसी वजह से मनोवृत्ति भी कह देते हैं। ठीक है ना, अब जैसे आएगा क्या आपका ये रुचि, और एक रहेगा अभिरुचि। तो रुचि मिलता जुलता ही टर्म है, लेकिन रुचि हमारी क्या हो गई, इंटरेस्ट हो गया, और अभिरुचि हमारी क्या हो गई, वो एप्टीट्यूड हो गया। वो क्या हो गया, एप्टीट्यूड हो गया। ठीक है ना, तो टर्म जो हैं थोड़े थोड़े हैं बट डिफर कर जाते हैं। कहाँ क्या प्रयोग करना है, क्या प्रयोग करना है, ये जब तक देखेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तब तक आएगा नहीं। ठीक है ना, क्लियर। तो हम लोगों को यहाँ ये प्रश्न पूछा है कि संविधान में निहित नैतिक मूल्यों की चर्चा कीजिए। इसमें कैसे करना है पहले ये समझाया है, कहा है परिचय में नैतिक मूल्यों को परिभाषित कीजिए। यह बताने का प्रयास करें कि भारतीय संविधान नैतिक मूल्यों पर क्या है, आधारित है। दैट वन इज बेस्ड ऑन क्या, इथिकल वैल्यूज। ठीक, इसके बाद संविधान में नैतिक मूल्यों, निहित नैतिक मूल्यों का विस्तृत चर्चा कीजिए और साथ ही उन्हें जुड़े अनुच्छेदों और भागों, अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स और भाग यानी पार्ट्स। ठीक है ना, कितने पार्ट हैं, 22 है लिखने में और गिनने में 25 है। ठीक है ना, भागों का भी उल्लेख करें। ठीक, आइए जान लेते हैं। इसमें दिया क्या है, नैतिक मूल्य वे मूल्य हैं जो विभिन्न स्थितियों में सही और गलत है का निर्धारण करते हैं। ठीक है ना, विच वन इज राइट और विच वन इज रॉन्ग। ठीक, क्या सही है और क्या गलत है, ये कौन डिसाइड करेगा, नैतिकता। नैतिकता, मोरालिटी, और मोरालिटी किससे है, वैल्यूज से। किससे है, वैल्यू से। और कौन अच्छा है और कौन बुरा, विच वन इज गुड एंड विच वन इज एविल, वो हमारा नीति शास्त्र डिसाइड करेगा। अभी पढ़े तो हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो यहां वही चीज कहा है, ठीक, कि क्या गलत क्या सही उसका निर्धारण हमारे कौन कर रहे हैं, नैतिक मूल्य। ठीक है ना, उसी से नैतिकता है, मोरालिटी है। आगे आते हैं, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, जवाबदेही, निष्पक्षता, लोक कल्याण, समानता जैसे संस्थागत नैतिक मूल्य भारतीय संविधान में अंतर्निहित सिद्धांत है। ये न केवल भारतीय अपितु विदेशियों को भी प्राप्त है। ठीक है ना, क्लियर। आगे आ जाते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है ना, प्रस्तावना में इन मूल्यों को स्पष्टतः देखा जा सकता है, जो राज्य की प्रकृति को संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक एवं गणतंत्र के रूप में घोषित करते हैं। स्वतंत्रता, समानता, न्याय और भ्रातृत्व,
ठीक है ना, को भारतीय समाज के मुख्य उद्देश्य के रूप में रेखांकित करते हैं। ठीक है ना, क्लियर। आगे जानिए क्या क्या है। यही है संवैधानिक नैतिक मूल्य। इस तरीके से बना सकते हैं, नहीं ऐसे बना सकते हैं। यहाँ हमने बताया था ना, ये रो खींच के बना दीजिए जल्दी से। ये सब प्रभावी उत्तर दिखते हैं। ठीक है ना, जब इन चीजों का आप बनाए रहेंगे, प्रयोग करेंगे। अब क्या क्या है इनको जान लीजिए। देखिए, संवैधानिक नैतिक मूल्य निम्न प्रकार के। पहले है स्वतंत्रता। प्रत्येक नागरिकों को अनुच्छेद 19 से 21 और 21 का 19 क्या है भाई? 19 है बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है ना, क्लियर। फ्रीडम टू एक्सप्रेशन, हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, आप किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे अपने को। ठीक है ना, क्लियर। तो मतलब एक्सप्रेस योरसेल्फ, यही आपका क्या है आर्टिकल 19। ठीक है ना, मीडिया भी हमारा किसमें आ रही है? मीडिया की स्वतंत्रता भी इसी में आ रही है। ठीक है ना, क्लियर। 19A में, ठीक, 1A, ठीक, उसमें आ रही है। आगे आइए, 21 का और 22 तक कई स्वतंत्रता प्रदान करता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जान ही रहे हैं। ठीक, इनमें से कुछ स्वतंत्रताएं उचित प्रतिबंधों के अधीन है ताकि कानून के शासन के तहत नैतिक दायित्व सुनिश्चित किए जा सके। ठीक है ना, क्लियर, कि इनकी क्या मतलब नैतिक दायित्व है। ठीक है ना, इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है ना, अकाउंटेबिलिटी है, वो सुनिश्चित किया जा सके। आगे आइए, न्याय। प्रस्तावना में यह मूल्य 3 प्रकार के न्याय यथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक की व्यवस्था करता है। ठीक है ना, क्लियर। इन्हें सुनिश्चित करने के प्रावधान मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में दिए गए हैं। जैसे अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या कहा है? अपराधों के लिए दंड के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है ना, क्लियर, कि भाई तुरंत ही आपको दंड नहीं उसके लिए मिल सकता है। ठीक है ना, दिया है 21 जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित। 39 का क्या कहा है? समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान। 39 का आपका किसमें आ गया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है ना, जो कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करता है। ठीक है ना, वेलफेयर स्टेट की एस्टैब्लिशमेंट से संबंधित है। आगे आते हैं समानता। संविधान का अनुच्छेद 14 से 18 तक का प्रावधान किससे है? समानता यानी इक्वालिटी से। ठीक है ना, इक्वालिटी से संबंधित है। और सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर हम क्या है? समान हैं। ठीक है ना, वहां असमानताएं नहीं देखनी है। ये सब आधार हैं जिनके आधार पर लोग विभेद करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलना। ठीक, आगे आते हैं भ्रातृत्व, यानी सब भी भारतीय एक परिवार के सदस्य हैं और कोई भी नीच या श्रेष्ठ नहीं है। मतलब आप किसी को नीच भी नहीं बोल सकते, किसी को बहुत ज्यादा श्रेष्ठ भी नहीं कर सकते हैं। सब समान है। ठीक, सभी समान है और उनके अधिकार और कर्तव्य भी क्या है? समान है। आगे आइए, संप्रभुता। भारत सरकार आंतरिक के साथ साथ बाहरी मामलों पर भी कोई भी निर्णय लेने के लिए क्या है? स्वतंत्र है तथा बाहरी शक्ति इसके निर्णयों में हस्तक्षेप क्या कर सकती है? नहीं कर सकती है। उसके बाद समाजवादी। एक समाजवादी देश में नागरिकों को संपत्ति का अधिकार है, लेकिन सरकार कानून द्वारा सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को समाज में असमानताओं को कम करने के लिए विनियमित करती है, जिससे प्रत्येक नागरिक को देश के संसाधनों को साझा करने का समान अधिकार प्राप्त हो सके। ठीक है ना, फिर है हमारा क्या? धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता आप जान ही रहे हैं कि भारत कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष। ठीक है ना, उसके बाद का है आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक। ये हमें धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है ना, और सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्वतंत्रता के लिए हमारा क्या है? आर्टिकल 29 और 30 है। अच्छा, कोई बताएगा
जैसे आप लोग पॉलिटी पढ़ चुके हो, थोड़ा सा अभी पूछ लें। जैसे पूछा जाता है लैंग्विस्टिक माइनॉरिटीज दो होते हैं, एक लैंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, एक रिलीजियस माइनॉरिटीज, ठीक है ना। मतलब माइनॉरिटीज जो है, अल्पसंख्यक जो है, दो कौन कौन से, एक लैंग्विस्टिक यानी भाषा के आधार, और एक है हमारे कौन, धार्मिक, ठीक है ना, रिलीजन के यानी रिलीजियस क्या माइनॉरिटीज, और एक हमारी लैंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ठीक है ना, क्लियर। कौन कौन से आर्टिकल्स दोनों में हैं, पहले रिलीजियस बता दीजिए, उसके बाद लैंग्विस्टिक भी बता दीजिए। What are the articles which are related with linguistic minorities as well, ठीक है ना, या मतलब दूसरा किससे रिलेटेड है, उससे मतलब रिलीजियस से, 28-29। ये ध्यान में रखिएगा कि 29 और 30, ठीक है ना, 28 नहीं है, वहाँ माइनॉरिटीज के बारे में कहा है, वहाँ सबके बारे में, सब लोग अपने धर्म का संरक्षण करें। देखिए ना 25 से 28 धार्मिक अधिकार दिए गए, ठीक है ना, कि आप अपने धर्म का संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ये कहा है। लेकिन अगर अल्पसंख्यकों के बारे में कह रहा है कि हम रिलीजियस माइनॉरिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, धार्मिक अल्पसंख्यकों के बारे में कह रहे हैं, तो कौन से आर्टिकल्स हैं, तो आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30। अब आते हैं माइनॉर किस पे, लैंग्विस्टिक पे, लैंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ठीक, वो कौन कौन से हैं, कौन से आर्टिकल्स आएंगे, भाषाई अल्पसंख्यक, भाषा कौन से पार्ट में पढ़ते हैं, भाग 17 में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, भाग 17, ये सब याद होना चाहिए। भाग 17 में हम लोग पढ़ते हैं, भाग 17 में एक संविधान संशोधन है। कौन सा संशोधन है भाई, वो है हमारा 7वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन है, 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन ये कहता है, उससे कई अमेंडमेंट हुए, कई सारे अमेंडमेंट हुए, राजभाषा यानी भाग 17 में भी अमेंडमेंट हुए, जिसके तहत 350 क और 350 ख जोड़ा गया, यानी 350 ए और 350 बी जोड़ा गया, जिसमें लैंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के बारे में कहा है। किसके बारे में कहा है, लैंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के बारे में कहा है। और जा करके पढ़िएगा कि इस बार के पीसीएस 2024 में 350 क ख से प्रश्न आया है, पढ़िएगा उसे, ठीक है ना, क्लियर, प्रीलिम्स में, ठीक, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखिए लोकतांत्रिक, सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप में, ठीक है ना, सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप में देश के नागरिकों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, चुनाव में वोट देते हैं और अपने प्रतिनिधियों को जिम्मेदार बनाए रखने के लिए परिवर्तन करते रहते हैं, ठीक है ना, क्लियर। ये लोकतांत्रिक हो गया। तो मतलब ये क्या है, ये संविधान में निहित नैतिक मूल्य है, ठीक है ना, संविधान में निहित नैतिक मूल्य है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। चलिए अब आते हैं किस पर, अगले प्रश्न पर, ठीक है ना। अगला प्रश्न है व्यापारिक नैतिकता, जो कल हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना, व्यापारिक नीति शास्त्र देख चुके हैं। उसके बाद जो हमारा आता है, ये आता है गांधीवादी सिद्धांत। एक क्वेश्चन क्या है, इसे जान लीजिए, कहाँ है भाई, हाँ, अब है क्या, जैसे देखिए नैतिकता हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, एथिक्स या मोरालिटी वाला चैप्टर, उसमें हर तरह की नैतिकता, व्यापारिक नैतिकता, पर्यावरणीय नैतिकता, नारीवादी नैतिकता, बिजनेस एथिक्स, ठीक। फिर उसके बाद कौन सा, शरणार्थी वाला पढ़ाया था, रिफ्यूजी एथिक्स, ठीक। गांधीवादी एथिक्स भी आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, तो उस पर भी प्रश्न आते हैं, वो भी देख लीजिए, ठीक। क्या है गांधीवादी नैतिकता शब्द से आप क्या समझते हैं, ठीक। सार्वजनिक सेवा, ठीक है ना, सार्वजनिक सेवा यानी पब्लिक सर्विसेज में
गांधीवादी नैतिकता की उदाहरण सहित चर्चा करें। ठीक है ना, क्लियर। गांधीवादी नैतिकता का इसमें कैसे आंसर लिखना है ये जान लीजिए। गांधीवादी नैतिकता का परिचय देते हुए गांधीवादी नैतिकता के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या करना है और आज के समाज में उसके अनुप्रयोग उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए वर्तमान समस्याएं और उनके समाधानों के बारे में आपको क्या करना है, मेंशन करना है। ये इसमें कहा है। आइए पढ़ लेते हैं। गांधीवादी दर्शन, ठीक है ना, का उद्देश्य व्यक्ति और समाज, ठीक है ना, आपने देखा था कि उसमें क्या था, व्यक्ति पर आधारित था। तो व्यक्ति और समाज को एक साथ क्या करना, बदलना। ठीक है ना। इस दर्शन में भगवत गीता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बाइबल, गोपाल कृष्ण गोखले, आप जान रहे हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे, तो वो कहीं ना कहीं इनसे क्या थे, प्रभावित थे। ठीक है ना। फिर उसके बाद टॉलस्टॉय, जॉन रस्किन आदि के सिद्धांत भी क्या है, सम्मिलित है। ठीक है ना। तो ये गांधीवादी एथिक्स में आप लोग डालेंगे इन लोगों के भी नाम कि उनकी नैतिकता कहां कहां से आई, मतलब उन्होंने जितनी भी बुक्स लिखी है या जो भी अपने आदर्श दिए हैं, उनके आदर्श इन लोगों के आदर्श या इन धर्मों के आदर्श से क्या थे, समाहित थे। ठीक है ना, क्लियर, लिए गए। ठीक है ना। और गोपाल कृष्ण गोखले का तो आप जान ही रहे हैं, ये तो प्रश्न ही आता है कई बार। ठीक है ना, कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे देख लेते हैं। गांधीवादी विचारों को पूरी तरह से नैतिकता से अलग नहीं किया जा सकता। उनके विचारों को आमतौर पर नैतिक श्रेणियों या शब्दावलियों यानी मोरल कैटेगरीज और टर्मिनोलॉजीज में व्यक्त किया जाता है। नैतिक सिद्धांत किसी भी क्षेत्र में गांधीवादी विचार के लिए नैतिक आधार प्रदान करते हैं। सिद्धांत कौन कौन से हैं ये जानिए। पहला आप लोग जान रहे हैं सत्य और अहिंसा, ये तो सर्वोपरि है। ठीक, उसके बाद इसमें इन्होंने क्या कहा है, सत्य का अर्थ वाणी और कर्म से क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। ठीक, आगे आइए। उनका मानना ये था कि परम सत्य क्या है, परम वास्तविकता है। ठीक है ना, क्लियर, यही ट्रुथ है, एक्चुअल। ठीक, सत्य और ईश्वर एक ही है, यानी सत्य ही क्या है, ईश्वर है। ठीक है ना। महात्मा गांधी हिंसा के विपरीत सक्रिय प्रेम को अहिंसा मानते थे। अहिंसा या प्रेम को मनुष्य का सबसे बड़ा नियम माना जाता है। ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए। आगे और कौन कौन से नियम हैं इनके, ये जान लीजिए। ठीक, जैसे दिया हुआ है, ये एक चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट में पूरे इनके वो दे दिए गए हैं। ठीक, पहला है क्या आप देख रहे हैं यहाँ, सत्य अहिंसा, परम सत्य परम वास्तविकता, अहिंसा अर्थात सक्रिय प्रेम। दूसरा क्या है, सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, सत्य से आग्रह करना, सत्य को लेकर के आग्रह करना, सत्य के लिए आग्रह करना, मतलब अन्याय और शोषण के खिलाफ। ठीक है ना भाई, अन्याय तो सत्य नहीं है, मोरल वैल्यूज कहीं से समाज का नहीं है। ठीक है ना, तो उसके खिलाफ क्या आवाज उठाना। सर्वोदय, तीसरा क्या है इनका, सर्वोदय। सर्वोदय यानी सभी की प्रगति, सर्व उदय। ठीक है ना, सभी जगह क्या हो, उदय हो। उदय यानी राइजिंग। ठीक है ना, क्लियर। तो यहाँ क्या है, सभी की प्रगति। स्वदेशी, स्वदेशी का मतलब क्या, स्वयं निर्मित। ठीक है ना, स्वयं से निर्मित। स्वराज, स्वयं का शासन। स्वराज का मतलब क्या, स्वयं का शासन। ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीशिप सिद्धांत जो है सभी के कल्याण पर स्थित है। ठीक है ना, क्लियर। सभी के कल्याण में ही सबका कल्याण, भाई कहा गया है सभी का कल्याण करना। जैसे था क्या, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत उद्योगों के लिए है। उद्योगपति केवल अपना क्या कर रहे थे, भरण पोषण कर रहे थे। ठीक है ना, ज्यादा। यहाँ इन्होंने जो सिद्धांत ट्रस्टीशिप का दिया है कि भाई जो कामगार हैं उनका भी क्या होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए, और बेनिफिट में उनका भी क्या होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए। आपको अगर लाभांश मिला है तो उस लाभांश में उनका भी हिस्सा हो। ठीक है ना, तभी ये जो है सबका कल्याण होगा। तो वही सेम चीज है क्या, यहाँ ट्रस्टीशिप यानी सभी का कल्याण। अब आ जाते हैं सत्याग्रह।
जान ही रहे हैं, अहिंसक कार्रवाई की समग्र पद्धति को सत्याग्रह कहा जाता है। सत्य आग्रह है, ठीक है ना, सत्य के लिए आग्रह। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था भाई? पहला कहाँ किया था? खेड़ा में, दक्षिण अफ्रीका में। पहला पूछा जाए तो कहां? दक्षिण अफ्रीका में। और भारत में पहला पूछा जाए तब चंपारण, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। दोनों प्रश्न आए हैं, पूछा जाए गांधी जी ने पहला सत्याग्रह, तो पहला सत्याग्रह कहां? दक्षिण अफ्रीका। डिफाइन किया है कि राष्ट्रीय की अंतरराष्ट्रीय, तो कैसे राष्ट्रीय बता रहे हैं। और जब पूछा जाए गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह भारत में, तब आप क्या लिखोगे? चंपारण, है कि नहीं है? हाँ, तो क्वेश्चन समझिए, ये नहीं कि जल्दी में जाकर के हम बस टिक लगा करके चले आए, ठीक है ना। उसके बाद आइए, उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ आत्मबल का प्रयोग करना। यह व्यक्तिगत पीड़ा यानी पर्सनल सफरिंग के माध्यम से स्वयं के अधिकारों को सुरक्षित करते हुए दूसरे के साथ अन्याय न करना। अब आ जाते हैं सर्वोदय। सर्वोदय जो है, इन्होंने, ठीक है ना, एक किताब लिखी थी, ठीक है ना। इसका सिद्धांत, जो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि गांधी जी का सर्वोदय जो है किसकी पुस्तक पर आधारित है, तो वो रस्किन की किताब थी, जॉन रस्किन की किताब थी, क्या? अनटू द लास्ट, ठीक है ना, अनटू द लास्ट, ठीक, उससे लिया गया है। उसका मतलब है क्या? सार्वभौमिक उत्थान या सभी के प्रगति से, ठीक है ना, सर्वोदय। उसके बाद दिया है स्वराज। स्वराज का मतलब है स्वशासन, ठीक है ना, क्लियर। और यहाँ क्या है? स्वयं पर शासन और आत्म संयम से है, ठीक है ना। उसके बाद आइए, उसके बाद दिया हुआ है तीसरा जो है, पता क्या है? हाँ, ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप क्या है? सामाजिक आर्थिक दर्शन है जो गांधी द्वारा प्रतिपादित किया गया। समाज के अमीर वर्ग ट्रस्टों के ट्रस्टी होंगे जो सामान्य रूप से लोगों का कल्याण और देखभाल करेंगे, ठीक है ना। स्वदेशी का मतलब क्या? अपने देश का, ठीक है ना, अपने देश में निर्मित। गांधी जी इसे अपने समुदाय से निर्मित भी मानते हैं, ठीक है ना, क्लियर। मान लीजिए कल को ओडीओपी पे निबंध आ जाता है तो आप ये भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। ये भी भावना है इसमें, ओडीओपी, स्वदेश, ठीक है ना, मतलब क्या? वोकल फॉर लोकल, ठीक है ना, क्लियर। गांधी जी समुदाय और आत्मनिर्भरता की अन्योन्याश्रितता में विश्वास रखते थे। अब गांधीवादी नैतिकता के अनुप्रयोग, इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्लियर। मेन आपको क्वेश्चन समझना था कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आपके सामने, ठीक। आगे आइए, ये हो गया। अब कोई क्वेश्चन बचा? ये है पर्यावरणीय नीति शास्त्र, ठीक। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन कौन है? क्वेश्चन यहां है, थोड़ा सा, ठीक है ना। नहीं, ये है कि इसे तो पढ़ चुके हैं ना शायद। हाँ, क्वेश्चन ये है, पर्यावरणीय नीति शास्त्र से क्या समझते हैं? वर्तमान में पर्यावरणीय नीति शास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक है ना। महत्वपूर्ण क्यों है ये इसमें बताया है, ठीक है ना। देखिए, इसमें दिया हुआ है क्या? पर्यावरणीय नीति में परिभाषित करते हुए मनुष्य की स्वान प्रवृत्ति, ठीक है ना। स्वान प्रवृत्ति का मतलब ये हो गया कि उपभोग करने की प्रवृत्ति, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ स्वान का मतलब होता है क्या? कुत्ता। लेकिन मेन क्या है कि कुत्ते का नेचर क्या होता है? जो भी पाए। तो यहाँ उपभोग करने से मतलब है, किससे मतलब है? उपभोग करने से मतलब है से उत्पन्न पर्यावरणीय संकट से निपटने में पर्यावरणीय नीति शास्त्र में किस प्रकार मददगार है, वो बताएंगे। अब दिया है पर्यावरण, मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंध। एक, पर्यावरण को प्रभावित करने वाले मानवीय क्रियाकलाप और नैतिक आधार पर उनका मूल्यांकन, ठीक
ठीक है ना। यही हमारा क्या है, पर्यावरणीय नीति शास्त्र है। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि मानवीय क्रियाकलाप का नैतिक आधार पे मूल्यांकन कर रहे हैं कि कितना जो भी क्रियाकलाप दिए गए हैं, ठीक है ना, जो भी पर्यावरण के लिए या विरुद्ध हम लोग कर रहे हैं वो कितना नैतिक है और कितना अनैतिक है। यही हमारी नीति शास्त्र है, पर्यावरणीय नीति शास्त्र है। आगे आते हैं। पर्यावरण विभिन्न जैविक और अजैविक संसाधनों से परिपूर्ण है, परंतु आज मनुष्य की स्वान प्रवृत्ति अर्थात अनियंत्रित भूख के वशीभूत होकर जितना हो सके प्रकृति के अंधाधुंध दोहन करने से, मतलब क्या, उपभोग करने से, ठीक है ना। हमने क्या कहा, उपभोग करने से। हाउ, कितना कंजम्पशन कर रहा है, ठीक है। इसी पे गांधी जी ने एक चीज और कहा है कि प्रकृति में इतना पर्याप्त है जितना कि मानव की आवश्यकता है, लेकिन मानव आवश्यकता से अधिक उसका दोहन कर रहा है, ठीक है ना। क्लियर। यही सेम चीज है कि महात्मा गांधी ने कहा भी है कि प्रकृति के पास हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, परंतु हमारे लालच के लिए नहीं। भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब एकदम उपभोग किए जा रहे हैं, जो जरूरत नहीं है वो भी ले आओ, है कि नहीं है, ठीक। क्लियर। जैसे अभी आपके घर में मान लीजिए एक टीवी है रखी हुई, देखने भर को पर्याप्त है। टीवी के आप क्या कर सकते हो, अधिक से अधिक पिक्चर देखोगे, मूवीज देख लोगे, थोड़ा एंड्रॉयड है तो कुछ और आजकल देख लोगे। लेकिन अभी आपको और बड़ी दे दी, हाँ 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 वो भी ले आओ, और बड़ी लाओ। तो मतलब यहाँ लालच क्या है, कम नहीं होता है, हमेशा महत्वाकांक्षा क्या होती है, बढ़ती ही जाती। गौतम बुद्ध ने इसी बात पे कहा है कि तृष्णा ही सभी दुखों का मूल है। तृष्णा का मतलब क्या होता है, लालच, ठीक है ना। क्लियर। चलिए आगे आ जाते हैं। वनाग्नि, झूम कृषि, फसलों में रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग और नदियों में बढ़ते जल प्रदूषण से मनुष्य अपने आसपास के पर्यावरण को क्या कर रहा है, क्षति पहुंचा रहा है। भाई वन अग्नि किसके लिए, डिफॉरेस्टेशन के लिए। वन को हम लोग जला देते हैं, डिफॉरेस्ट कर देते हैं, और हमको चाहिए क्या, नैतिक हमारा क्या कहता है, रिफॉरेस्टेशन, ठीक है ना। वन उन्मूलन नहीं, क्या होना चाहिए, वन रोपण, ये होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन हम लोग वो नहीं कर रहे हैं, हम लोग उल्टा कर रहे हैं, वन अग्नि कर रहे हैं। झूम कृषि, ठीक है ना। झूम कृषि पहाड़ों पर एक कृषि की टेक्निक है। फसलों में रासायनिक उर्वरक कर रहे हैं। हम लोग जैविक उर्वरक भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग बहुतायत जो आसानी से मिल सके, कौन, रासायनिक उर्वरक। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं। नदियों में बढ़ते जल प्रदूषण से मनुष्य अपने आसपास के पर्यावरण को क्या कर रहा है, क्षति पहुंचा रहा है, ठीक। आगे आइए। ओजोन परत की क्षति आजकल देख ही रहे हैं कि रेफ्रिजरेटर्स और एसी, गर्मी आ गई, रेफ्रिजरेटर्स और एसी, ठीक है ना। मतलब प्रयोग ही होना है, और जब होगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें से कई गैसें, फ्रियॉन्स निकल रही हैं, सीएफसी निकल रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना, ये सब निकल रही हैं, एरोसॉल्स निकल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ओजोन में डिप्लीशन हो जा रहा है, ठीक है ना। ओजोन डिप्लीशन हो जा रहा है, जिसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी ले आए, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अभी कोई राहत नहीं है, ठीक है ना। तो वही सब चीजें हैं कि ओजोन परत की क्षति, जीव जंतुओं को का अत्यधिक शिकार, व्यापार आदि समस्याएं पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ रही है। ये डायग्राम आप दिखा सकते हैं उसमें, ठीक है ना। क्लियर। कि मनुष्य की स्वान प्रकृति से उत्पन्न समस्याएं कौन है, पहला प्रदूषण, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, जीव जंतुओं का ह्रास, ठीक है ना, और GHG यानी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि, ठीक है ना। क्लियर। फिर उसके बाद समाधान करती हैं कौन कौन सी, ठीक। पर्यावरण नैतिकता अर्थात पर्यावरण के संबंधों का नैतिकता के सिद्धांतों व मूल्यों के संदर्भ में अध्ययन, ठीक है ना। क्लियर। अब ये दिया है, आज वर्णीय नीति शास्त्र का अध्ययन जीवन में अस्तित्व रक्षा के लिए परम आवश्यक है। जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग नैतिक रूप से प्रकृति को के रिसोर्सेस को अगर हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, तो ये इसका अस्तित्व क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। और पर्यावरण ही नहीं रहेगा तो आप क्या रह के करेंगे,
ठीक, आगे है मानव को पर्यावरण के साथ व्यवहार के संबंध में अवश्य जागरूक होना चाहिए। यदि मानव जाति के समय रहते पर्यावरण के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारियां नहीं निभाई तो वह दिन दूर नहीं कि जब जीवनदायिनी प्रकृति ही आपके विनाश की आधारशिला रखेगी। तो ये मतलब ओवरऑल चीज दिया हुआ है जिसे आप क्या कर सकते हैं, अपने आंसर में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये कुछ क्वेश्चंस हो गए। अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एटीट्यूड यानी अभिवृत्ति। ठीक है ना, आज कम से कम मैं उसका कंसेप्ट दे दूंगा। ठीक है ना, ठीक है ना, बस 2 मिनट बाद। ठीक है ना, उसे बंद कर दीजिए। ठीक है ना, 2 मिनट बाद स्टार्ट करो।